हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको जैसलमेर के इतिहास के बारे में बताया था और पिछले 3-4 दिनों से अपन रेगुलर क्लासें नहीं ले पाए। तो कारण ये था कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था। इसी वजह से मैं YouTube पे अपनी जो रेगुलर क्लासें थी वो नहीं ले पाया। तो अब अपन इन क्लासों को रेगुलर रखेंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में जैसलमेर के इतिहास के बारे में बताया था और मैंने आपको दुर्जन साल के बारे में बताया था कि दुर्जन साल के समय में जो दुर्जन साल थे उनके समय में जो एफटी तुगलक थे अर्थात जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनके द्वारा जैसलमेर के ऊपर आक्रमण किया जाता है और जैसलमेर के इतिहास का दूसरा शाखा होता है। तो आज अपन उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले जो जैसलमेर के शासक बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि अपना ये जो परिवार है वो 100 लगभग 99 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोग अपना ऐसे ही प्रेम देते रहें। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं जैसलमेर के इतिहास के बारे में और आज अपन को शासक पढ़ना है राव लूणकरण भाटी। तो अगले जो जैसलमेर के शासक बने उनका नाम था लूणक रण। अगले जो जैसलमेर के शासक थे इनका नाम था लूणक रण। तो जब मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था उस समय मैंने आपको ये बताया था कि मारवाड़ के राजा मालदेव का विवाह जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ में होता है। तो अगर अपन बात करें इस लूणकरण की पुत्री की तो पुत्री का नाम क्या आता है? उमादे। यानी जैसलमेर के जो शासक थे लूणकरण, इनकी पुत्री का नाम क्या था? उमादे। तो इधर अगर अपन समकालीन मारवाड़ के शासक की बात करें, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था राव मालदेव। यानी इधर जैसलमेर के शासक लूणकर्ण और इनकी पुत्री उमादे, इधर मारवाड़ के शासक राव मालदेव। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि उमादे और मालदेव की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। यानी उमादे और मालदेव का क्या हो गया? विवाह हो गया। इन दोनों का क्या हो जाता है? विवाह। और विवाह के बाद ये जो उमादे है, ये उमादे क्या है? कहने का मतलब मैं आपको बताऊं तो जब मालदेव विवाह करके उमादे को अपने साथ ले जाते हैं मारवाड़, तो शादी की पहली रात अर्थात सुहाग रात कोई कंफ्यूजन वश क्या होता है, ये मालदेव उमादे के साथ में न जाकर किसके पास में चला जाता है? इसी की एक दासी आती है, किसकी? राव मालदेव की, जिसका नाम था भारमली। तो उस भारमली के पास में चला जाता है और इसी वजह से ये उमादे इस मालदेव से रूठ जाती है और इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध होती है? रूठी रानी के नाम से, रूठी रानी। तो अब अगर आपसे पूछे कि रूठी रानी का संबंध कहां से है, तो आप बताओगे कि सर ये जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी। कौन? उमादे, जिसका विवाह मारवाड़ के राजा मालदेव के साथ में हुआ था और भारमली नामक एक दासी के कारण इन दोनों के मध्य में अनबन हो जाती है और ये रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो जाती है और अंत समय अपना कहां पे बिताती है? उदयपुर में केलवा नामक स्थान पर ये बिताती है और अंततः अपने पति की पगड़ी के साथ में ये रूठी रानी सती हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको लूणकर्ण और उमादे के विवाह के बारे में बताया है। तो अब अगर अपन
बात करें समकालीन मारवाड़ के शासक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और अगर अपन आगे बात करें तो समकालीन कांधार और समकालीन अगर कांधार के शासक की बात करें अपन शासक, तो कांधार के अगर शासक की बात करें तो उनका नाम आता है कांधार के अगर शासक की बात करें तो उस शासक का नाम आता है अमीर अली। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब जैसलमेर में लूणकर्ण का शासन था तो उस समय कांधार में दो भाई थे, एक का नाम अमीर अली और एक शायद इसका एक भाई और था। तो होता क्या है कि इस कांधार वाले क्षेत्र पर इस अमीर अली के भाई के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और ये जो अमीर अली है ये अपने भाई के डर से कहां पे आ गया, इस लूणकर्ण के पास में आ जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपने भाई के डर से ये जो अमीर अली है ये कांधार, और कांधार कहां पे पड़ता है, अफगानिस्तान में, तो आप क्या बताओगे कि ये अमीर अली अपने भाई के डर से कांधार यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र छोड़कर कहां पे आ गया, लूणकर्ण के पास में आ जाता है और लूणकर्ण से सहायता मांगता है कि मेरे भाई ने मेरे को अफगानिस्तान से निकाल दिया है, आप मेरी सहायता करें, मेरे को शरण प्रदान करें। तो लूणकर्ण के द्वारा जो जैसलमेर के शासक थे इस अमीर अली को क्या दे दी गई, शरण दे दी गई, अर्थात मैं आपसे ये अब मैं ये आपको कह सकता हूं कि लूणकर्ण के द्वारा इस अमीर अली को सहायता दे दी गई थी। अब होता क्या है, इन दोनों ने आपस में मित्रता स्थापित कर ली, एक दूसरे की पगड़ी अदला बदली कर ली, अर्थात ये दोनों क्या बन गए, अच्छे मित्र बन गए। लेकिन एक दिन अमीर अली ने क्या कहा कि अपन को इस लूणकर्ण से क्या कहा कि अपन को मित्र बने हुए बहुत समय हो गया है, तो क्यों ना अपन इस मित्रता को आगे बढ़ाएं और मेरी जो रानियां हैं, मेरी जो बेगमें हैं वह आपकी रानियों से मिलना चाहती है। ऐसा किसने बोला, इस अमीर अली ने बोला। तो अमीर अली ने लूणकर्ण से कहा कि अपन को मित्र बने हुए काफी समय हो गया है, तो अपन इस मित्रता को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो रानियां हैं वह आपकी रानियों से मिले, आपकी रानियों के साथ में वार्तालाप करे। तो इस लूणकर्ण ने इस अमीर अली से कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अच्छे मित्र हैं, तो आप ऐसा करो 2-4 दिन बाद में हमें क्या है, कहां पे प्रोग्राम में जाना है, किसी फेस्टिवल में जाना है। ऐसा किसने बोला, लूणकर्ण ने बोला। तो आप ऐसे करना, आपकी जो भी रानियां हैं उनको ले आना, अच्छे से मिल लेगी, क्या दिक्कत है। तो ये अमीर अली इस लूणकर्ण की बात को सुनकर कहां पे चला गया, अपनी रानियों के पास में। और इस अमीर अली ने अपने साथियों और अपनी रानियों से कहा कि आज से अपन को 2-4 दिन बाद कहां पे जाना है, जैसाण दुर्ग में जाना है, अर्थात जैसलमेर में जाना है, और लूणकर्ण की जो रानियां हैं उनके साथ में अपन को क्या करना है, मिलना है। तो इस अमीर अली के जो साथी थे उन साथियों ने क्या कहा, अरे मूर्ख, कितना अच्छा मौका मिल रहा है, क्यों ना अपन जैसलमेर पर ही अधिकार कर लें, क्योंकि उस समय लूणकर्ण और उसके जो भी साथी हैं वो तो बाहर फेस्टिवल में बिजी रहेंगे। तो पागल है क्या तू, अपन ऐसा करते हैं इस जैसलमेर पर ही अधिकार कर लेते हैं। तो इस अमीर अली के साथियों ने क्या किया, पहले आपने देखा होगा जैसे अगर कोई रानी है या कोई भी जैसे राज परिवार की अगर कोई महिला है तो पहले वो मिलने के लिए जाती थी तो उसको किस में ले जाते थे, पालकी में ले जाते थे। तो इस अमीर अली के साथी
इन्होंने क्या किया, जैसे 150 के समथिंग पालकियां ले ली और उन पालकियों में हथियारबंद जो योद्धा थे उनको बिठा लिया और योद्धाओं को लेकर ये कहां पे चले गए, जैसलमेर दुर्ग, क्योंकि इनको अधिकार करना था किस पे, जैसलमेर दुर्ग पर। तो जैसे पालकी में एक आदमी और 4 उसको ले जाने वाले, तो हो गए कितने, 5। तो 50 पालकियों में अगर अपन कैलकुलेशन करें तो 200-250 के समथिंग तो छोटी मोटी सेना हो ही जाती है। तो होता क्या है, इन्होंने पालकियों में बिठा लिए जो हथियारबंद जो योद्धा थे उनको बिठा लिया और अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ने लगे और कहां पहुंच गए, जैसलमेर दुर्ग के द्वार पर। तो जैसलमेर दुर्ग के द्वार के जो भी प्रहरी थे उन्होंने क्या बोला, उनसे बोला, प्रहरियों से इसने बोला अमीर अली ने, कि हमें अंदर जाना है, हमें रानियों से मिलना है। तो वो जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50-60 किलो की 40-45 किलो की वो जो नाजुक राजकुमारियां हैं उनको उठाने में यार इनको इतने हिचकोले कैसे खा रहे हैं, क्योंकि एक तो अगर अपन देखें कि उस पालकी के अंदर 80 किलो का डाकी बैठा हुआ हो, तो कहने का मतलब ये था वो जो द्वारपाल था उस द्वारपाल को क्या है, डाउट हो गया कि यार इन पालकियों के अंदर रानियां तो नहीं है, कोई और हो सकते हैं। तो वो जो पालकियों के अंदर वो जो हथियारबंद योद्धा बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि यार इसको डाउट हो गया है, तो क्यों ना अपन यहां से ही कार्यक्रम स्टार्ट कर दें, अर्थात यहां से ही इनको सुलटाना शुरू कर दें। तो होता क्या है, उन पालकियों में से जो वो हथियारबंद योद्धा थे वो बाहर निकले और उन्होंने द्वारपाल का जितने भी द्वार थे, क्योंकि जो दुर्ग है उस दुर्ग के मुश्किल से 8-10 दरवाजे होते हैं, तो उनको सुलटाने में ज्यादा टाइम तो वैसे लगता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी द्वारपाल थे उन सबको मार दिया और महल के अंदर क्या कर गए, प्रवेश कर गए। अब आप 2 बातें याद रखना, क्योंकि एक तो आती है जौहर और दूसरी आती है केसरिया। तो यहां पे क्या होता है, इस लूणकर्ण के शासनकाल में यहाँ पे जो रानियां हैं उनको इतना टाइम मिला नहीं कि वो जौहर कर सके। अब जौहर में क्या होता था कि अपन पहले बकायदा अग्नि जलाएंगे, उसमें चंदन की लकड़ियां डालेंगे, पहले मंत्र बोले जाएंगे, हवन किए जाएंगे, उसके बाद में ही जोर किया जाता था। ये हमारे राजस्थान की एक प्रथा भी रही है। तो रानियों को इतना समय तो मिला नहीं, तो वहां पे जो महल के अंदर जो भी योद्धा थे उन्होंने क्या किया, रानियों के सिर काट दिए, अर्थात सभी रानियों को मारकर जो भी योद्धा बचे हुए थे महल के अंदर उन्होंने इस अमीर अली की सेना के साथ में युद्ध किया और क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से अमीर अली के इस विश्वासघात की वजह से ये जैसलमेर के इतिहास का तीसरा शाखा होता है और जैसलमेर के इतिहास का तीसरा, लेकिन ये आधा शाखा था। क्योंकि आप विशेष रूप से इसमें याद रखना, इसमें होता क्या है, यहां पर मैं स्टार लगा के लिख देता हूं, यहां पर केसरिया तो हुआ, केसरिया तो हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर अर्धशाखा हुआ। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बेकायदा केसरिया तो हुआ था लेकिन महिलाएं जौहर नहीं कर सकी, इसीलिए राजस्थान के इतिहास का ये पहली बार आधा शाखा हुआ जो जैसलमेर के राव लूणकर्ण के शासनकाल में हुआ था और इस अमीर अली के धोखे की बदौलत ये तीसरा शाखा होता है। लेकिन फिर बाद में ये जो लूणकर्ण है, इस लूणकर्ण का पुत्र आता है कौन, पुत्र आता है मालदेव। इस लूणकर्ण का पुत्र आता है मालदेव और इस मालदेव के द्वारा इस अमीर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। इस अमीर अली के ऊपर
आक्रमण कर दिया गया और वापस इससे ये जैसलमेर दुर्ग था ये छीन लिया गया था। तो इस अमीर अली के धोखे की वजह से ये राजस्थान के इतिहास का आधा शाखा होता है जो जैसलमेर के राव लूणकर्ण के समय का है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने जो स्टोरी के माध्यम से आपको बताया है ये आपको समझने में आ गया होगा, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं और अगले जो शासक आते हैं उनका नाम है मूलराज द्वितीय। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के इतिहास का पहली बार आधा शाखा होता है। इसी वजह से मैंने पहले आपको बताया भी था कि जैसलमेर में एक शाखा होता है 1299 ईस्वी को जब एके के द्वारा अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था, और दूसरा शाखा होता है एफटी तुगलक के द्वारा अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उस समय होता है। और ये जो तीसरा शाखा था ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये लूणकर्ण के समय में होता है। तो अगले जो जैसलमेर के शासक बन जाते हैं उनका नाम क्या मिलता है अपन को? मूलराज द्वितीय। तो अगले जो शासक थे उनका नाम क्या था? मूलराज द्वितीय। तो इनके समय की एक घटना है जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है। क्या? मूलराज द्वितीय के समकालीन एक जैन व्यापारी आता है, जैन व्यापारी, और उस जैन व्यापारी जिसको अपन बनिया भी कहते हैं उसका नाम आता है सालिम सिंह। सालिम सिंह जैन व्यापारी कौन आता है? सालिम सिंह। अर्थात मैं ये कहता हूं कि मूलराज द्वितीय जब जैसलमेर के राजा थे तो उस समय जैसलमेर में एक बनिया था, जैन व्यापारी था जिसका नाम था सालिम सिंह। तो उस समय इस सालिम सिंह का जैसलमेर वाले क्षेत्र पर विशेष रूप से प्रभाव था। और एक गांव आता है तो उस गांव की भी अपन साथ ही में चर्चा कर लेते हैं, कुलधरा गांव। कुलधरा गांव, और ये कुलधरा गांव कहां पे पड़ता है? ये जैसलमेर में पड़ता है और राजस्थान के इतिहास का सबसे ये डरावना गांव भी माना जाता है। अब इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है तो उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो कुलधरा गांव कहां पे स्थित है? जैसलमेर में। और यहां पर कौन रहते थे तो आप बताओगे? पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण इस जैसलमेर वाले क्षेत्र में यह जो कुलधरा गांव था, इस कुलधरा गांव में लगभग 100 में से 100% कौन रहते थे? पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। तो होता क्या है, मैं आपको शासक बता रहा हूं मूलराज द्वितीय, और एक जैन व्यापारी बताया मैंने आपको सालिम सिंह। तो मूलराज द्वितीय के समय में ये जो जैन व्यापारी सालिम सिंह था इसकी काफी चलती थी, अर्थात ये राजा से भी ऊपर था, अर्थात ये अपने आप को सर्व सर्वा मानता था। तो एक बार क्या होता है, ये सालिम सिंह कुलधरा गांव में घूमने के लिए जाता है और वहां पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक कन्या आती है, एक लड़की आती है, कन्या जिसको अपन कह सकते हैं, एक लड़की को देख लेता है और क्या बोलता है कि मेरे को इस लड़की के साथ में शादी करनी है, जो कहाँ की है? कुलधरा गांव की। और कौन सी जाति से है तो आप बताओगे? पालीवाल ब्राह्मण जाति से वो लड़की थी। तो इस सालिम सिंह ने क्या बोला कि मेरे को इस लड़की के साथ में विवाह करना है। क्या करना है? विवाह। तो यहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि यार विवाह तो कैसे हो सकता है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह तो होगा नहीं, क्योंकि हम हमारे समाज की लड़की को हमारे समाज में ही देंगे। तो इस सालिम सिंह ने क्या कहा कि मैंने आपसे राय नहीं मांगी है, मैं आपसे केवल ये बोल रहा हूं कि मेरे को इस लड़की से शादी करनी है। और इसकी जैसलमेर में काफी चलती भी थी। तो होता क्या है, लगभग ये पालीवाल ब्राह्मण, कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण प्लस में आसपास के 84 गांव के लोग इस कुलधरा वाले क्षेत्र को या इस जैसलमेर वाले क्षेत्र को छोड़कर, इस सालिम सिंह के आतंक की वजह से इस क्षेत्र को छोड़कर कहां पे चले गए?
जोधपुर में चले गए। कहाँ पे चले गए? जोधपुर में। तो आपको ये बात याद रखना है, आज भी ये कुलदरा गांव अपनी वीरान इस इतिहास के बारे में आज भी ये कुलदरा गांव बताता है। और शायद अमिताभ बच्चन की एक फिल्म भी बनी थी, दीवार दीवार, उसकी ज्यादातर शूटिंग इसी कुलदरा गांव में की गई थी, जो आज के समय का सबसे डरावना गांव माना जाता है, क्योंकि उस समय इस कुलदरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण और 84 गांवों के व्यक्तियों ने यह श्राप दिया था कि हमारे पश्चात इन गांवों में कोई रह नहीं सकता। तो आज भी वहां की हालत वैसी की वैसी ही है। तो ये कौन से शासक के समय की घटना है? तो आप बताओगे मूलराज द्वितीय के शासक के समय की घटना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सालिम सिंह तथा पटुओं की हवेली कहाँ पे स्थित है, तो वह भी जैसलमेर में स्थित है। और फिर लास्ट में इस मूलराज द्वितीय की कोई पार नहीं पड़ी और इसने क्या किया, 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसने क्या कर ली, संधि कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इसने क्या कर ली, संधि कर ली। तो मूलराज द्वितीय के समय में एक जैन व्यापारी थे सालिम सिंह, तो सालिम सिंह के आतंकों की वजह से कुलदरा गांव के लोगों को कुलदरा गांव छोड़कर जोधपुर जाना पड़ा और ये गांव वीरान हो गया। और 1818 में इस मूलराज द्वितीय के द्वारा यहाँ पे संधि कर ली गई। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो जैसलमेर के शासक बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अभी अपन को जवाहर सिंह पढ़ना है, उसके अलावा सागरमल गोपा के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि उनके बारे में भी एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। उनकी पुस्तकों के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन जो भी बची हुई चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।